तो नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम प्रारंभ करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष की क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज की ये पहली क्लास है और डीएलएड की पहली क्लास में आपका सहृदय स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को विषय दिखाई दे रहा है। आज से हम पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास। और ये जो विषय है ये मतलब मान लो कि ये पूरे डीएलएड की नींव है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाल्यावस्था क्या है और बाल विकास क्या है। इस पूरे विषय को हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे इकाई 1 को, जिसमें है बाल विकास यानी कि बच्चों का विकास और मनोविज्ञान। बाल विकास को लेकर क्या क्या मनोविज्ञान है, किस तरीके से हम बच्चों का विकास कर सकते हैं, उनका बौद्धिक विकास कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक विकास तो उनका होता ही होता है, लेकिन बौद्धिक विकास जो कि एक टीचर की बहुत ही ज्यादा बौद्धिक विकास में भूमिका रहती है, वो हम कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आप इकाई 1 में पढ़ने वाले हैं। यार आगे में देखिए, यहां पे पूरा स्टडी, यहां पे देखना, यहां पे मैं आगे पूरा स्टडी है, ये देखना, यहां से देखो ये सारी की सारी चीजें, ये पीडीएफ पूरा यहां पे दिया गया है। लेकिन उससे पहले इस क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बात कहने वाला हूं। यहां पे दोस्तों ये डीएलएड प्रथम वर्ष की जो क्लास है, यह वीडियो, यह जो क्लास है, यह भारत की सभी यूनिवर्सिटी, सभी डीएड कॉलेज के लिए मान्य है। चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे हरियाणा, दिल्ली, कहीं से हो भाई। क्योंकि भाई जो डीएलएड का विषय रहेगा बाल्यावस्था एवं बाल विकास, तो उसमें यही चीज पढ़ाई जाएगी जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये डाउट नहीं करना है कि मैं यहां से हूं, मैं यूपी से हूं, तो क्या मैं ये क्लास देख सकता हूं। मैं मध्य प्रदेश, भाई मैं भी तो मध्य प्रदेश से हूं। आप मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, कहीं से हो, भारत के आप चाइना से भी हो, ठीक है, डीएलएड कर रहे हो ना, तो फिर ये क्लास जरूर देखना। ठीक है, मेरा तो यही कहना है। और बाकी दोस्तों दूसरा निर्देश मैं ये देना चाहता हूं कि यहां पे मैं जो भी पढ़ाऊंगा उनको आपको क्या करना है, एक तो देखो पीडीएफ फॉर्म में है ये सारा का सारा, तो आपको क्या करना है, एक चीज जो करनी है वो ये है कि अपने हाथों से लिखकर बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपके एग्जाम में 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 70 का आता है, यूपी में कितने का आता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन सिलेबस यही रहने वाला है, आपको पढ़ना यही है। तो 70 नंबर में मैं 70 नंबर की गारंटी लेता हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी मैंने बातें कर दी हैं। अब अपन इकाई 1 को डीएलएड की पहली क्लास को प्रारंभ करते हैं। और यहां पर आता है, ये देखना, यहां पे लिखा हुआ है ये डीएलएड प्रथम वर्ष, ये द्वितीय प्रश्न पत्र में होता है बाल विकास, कहीं कहीं पे प्रथम प्रश्न पत्र में होता है, तो ये प्रश्न पत्र संख्या आपको दिमाग में नहीं रखनी है। और इकाई 1 अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। यहां पर सत्र को लेकर भी आपके मन में डाउट होगा कि ये सत्र 25-26 के लिए। अरे भाई, तुम लोगों को जो यूनिट पढ़ा रहे हैं, जो विषय पढ़ा रहे हैं, वो 25-26 मान लो, 26-27 जो अभी नए एडमिशन होंगे उनके लिए, और 27-28 मैं तो कह रहा हूं अगले 10 साल। ठीक है, अगले 10 साल के लिए ये जो क्लास है ना, ये नींव का पत्थर होने वाली है। और डीएलएड में क्या सिलेबस चेंज कर देंगे यार। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन यूनिट को। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है बाल विकास का अर्थ। आखिर ये बाल विकास शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं। बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाली शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई तथा नैतिक परिवर्तनों की जो क्रमिक प्रक्रिया है उसको ही बाल विकास कहते हैं। तो दोस्तों, एक बालक है जो कि जन्म लेता है, ठीक है, उसके जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था यानी कि 18 वर्ष की आयु तक जो उसके अंदर होने वाले शारीरिक यानी कि शरीर के, मानसिक यानी कि मन के, सामाजिक, संवेगात्मक, जो भाषाई और नैतिक परिवर्तन होते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को ही बाल विकास कहते हैं। बाल विकास आप लोग समझ गए होंगे कि बाल विकास क्या कहलाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ परिभाषाएं यहां पर विद्वानों के अनुसार दी गई हैं, क्योंकि आप लोग डीएड कर रहे हो और आपको एग्जाम में लिखना भी है, तो ये याद रखना कि आपको जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम, विद्वानों के नाम और उनकी परिभाषाएं क्या है, ये आपको दिमाग में हमेशा याद होनी चाहिए। तो विकास केवल आकार में वृद्धि नहीं है कि कोई हाथी जैसा बढ़ गया, दिमाग बिल्कुल है नहीं, तो ये थोड़ी विकास कहलाएगा, बल्कि एक क्रमबद्ध एवं प्रगतिशील परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो विकास क्या है? क्रमबद्ध एवं प्रगतिशील जो परिवर्तन होता है उसकी एक सतत प्रक्रिया विकास है। एलिजाबेथ बी हॉर्लॉक के अनुसार
देखो यहाँ पे हरलॉक के अनुसार क्या हुआ और एलिजाबेथ के अनुसार क्या, मतलब यहाँ पे एलिजाबेथ के अनुसार क्या है, विकास व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक तथा मात्रात्मक परिवर्तनों की सतत प्रक्रिया है। यानी कि व्यक्ति में गुणात्मक जो परिवर्तन होंगे और मात्रात्मक जो परिवर्तन होंगे उसकी सतत प्रक्रिया को ही विकास कहा है। अब आते हैं बाल विकास की उपयोगिता। जी हाँ दोस्तों, बाल विकास की उपयोगिता क्यों रही, क्योंकि होती है, ये जान लेते हैं। तो बाल विकास, इसमें बालक की आवश्यकताओं को समझने में इससे सहायता होती है। बाल विकास को हम मतलब बालक की क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो समझ लेते हैं। प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायता मिलती है। बाल विकास को समझ लेने से आपको जो शिक्षण है, प्रभावी शिक्षण, यानी कि बहुत प्रभावी ढंग से आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, इसके चयन में आपको सहायता मिलती है। बालक की समस्याएं हैं उनके समाधान में सहायक होता है। बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने में सहायक होता है। तो बाल विकास यदि तुमने पढ़ लिया तो तुम्हें इतने सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, तो इसलिए बाल विकास को तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए आगे चलते हैं। बाल विकास का महत्व, बाल विकास का महत्व किस प्रकार से है, इसका मतलब एक प्रकार से लाभ क्या है, इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है इतना, ये जान लेते हैं। शिक्षा को बालक केंद्रित बनाता है, मतलब शिक्षा है उसको बालक केंद्रित बनाता है बाल विकास, ठीक है। एक प्रकार से ये मान लो कि बच्चों को, यदि आप लोगों ने बच्चों का विकास करवा दिया, मतलब बच्चों को डायरेक्ट सही दिशा मिल गई, तो फिर वो आगे चल के देश के निर्माण में अच्छे तरीके से भूमिका निभा पाएगा। बालक की रुचियों एवं क्षमताओं की पहचान कराता है। बाल विकास है जो बालक की रुचियां रहती हैं, कौन कौन सी बालक के इंटरेस्ट हैं और उसकी क्या क्षमताएं हैं, उसमें क्या इफिशियंसी है, वो सारी की सारी मतलब क्षमताओं की पहचान कराता है। सामाजिक समायोजन में सहायता प्रदान करता है। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। आदर्श नागरिक निर्माण में सहायक होता है। तो बाल विकास के कई महत्व हैं। यदि आपको आदर्श नागरिक बनाना है तो आप बाल विकास को पढ़ के बच्चों के ऊपर मतलब उस प्रकार का प्रयोग करके आप बच्चे को आदर्श नागरिक बना सकते हैं, मतलब आगे चल के वह देश के लिए आदर्श नागरिक रहेंगे। यहां पर दो परिभाषाएं दी गई हैं और ये आपकी मतलब एग्जाम में भी आती हैं, तो याद रखना, वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इन दोनों शब्दों को अपन समझ लेते हैं। केवल आकार एवं वजन में वृद्धि होना, ये अपन इसको कहते हैं वृद्धि। संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन होना, ये कहलाता है विकास। मात्रात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि में, और विकास में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वृद्धि क्या होती है, यह सीमित अवधि तक होती है, लेकिन विकास जो होता है यह जीवन पर्यंत चलता है। जब तक कोई इंसान, मतलब ये मान लो कि जन्म से लेकर मरण तक ये विकास चलता है, ठीक है। और वृद्धि में बाह्य परिवर्तन होता है, विकास में आंतरिक और बाह्य दोनों परिवर्तन होते हैं। ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखनी है। तो विकास और वृद्धि, इन दोनों शब्दों को आप लोग समझ गए होंगे। आगे आते हैं अपन विकास की प्रमुख अवस्थाएं। तो दोस्तों विकास की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं और इन तीनों अवस्थाओं को यहां पर दिया गया है। शैशवा अवस्था, ठीक है, जिसमें शैशवा अवस्था यानी कि शिशु की अवस्था, या मान लो आप जिसका जन्म हुआ, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यहां पर इन अवस्थाओं से ये प्रश्न बनते हैं कि जो शैशवा अवस्था है उसकी अवधि क्या है। तो जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि शैशवावस्था, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो अवधि है वह बाल्यावस्था है, और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष है उस तक की अवधि जो है वह किशोरावस्था है। तो ये सारी की सारी अवस्थाएं, और उसमें मतलब ये मान लो किस अवस्था में कौन सा वर्ष है वो याद आपको दिमाग में रखनी चाहिए। अब देखना विकास की विशेषताएं। अब जो विकास है, जो बाल विकास है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो विकास की विशेषता, पहली विशेषता है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास ऐसा नहीं है कि कहीं पे विकास रुक गया, विकास रुकता नहीं है, विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास क्रमबद्ध होता है। विकास ऐसे नहीं होता है कि स्टेप बाय स्टेप विकास होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास ला रहा हूँ, अब मैं क्रमबद्ध तरीके से, ये पहली यूनिट की क्लास है, ऐसी क्लास 2 लाऊंगा, क्लास 3 लाऊंगा, क्लास 4 लाऊंगा, 5 लाऊंगा, ऐसे ही मैं बहुत सारी क्लास ले आऊंगा, तो आपको डीएलएड पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो यही विकास भी यही बोल रहा है कि मतलब विकास क्या होता है, क्रमबद्ध होता है। तो मेरी क्लास भी क्रमबद्ध होती है, ठीक है।
प्रत्येक व्यक्ति की विकास गति अलग अलग होती है, ये बात आपको दिमाग में रखना। कोई व्यक्ति ज्यादा तेजस्वी होता है तो कोई व्यक्ति कम तेजस्वी होता है। तो कुछ लोग बहुत जल्दी विकास कर लेते हैं तो कुछ लोग बहुत देरी से विकास करते हैं। विकास सामान्य से विशेष की ओर जाता है, तो विकास हमेशा सामान्य से, सामान्य अवस्था से विशेष अवस्था की ओर जाता है, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। विकास की कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे विकास पूर्वानुमान योग्य होता है, यानी कि इसमें हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। विकास बहुआयामी होता है, ऐसा नहीं है कि विकास केवल एक क्षेत्र में हो कि ये इंसान पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है वो इंसान क्रिकेट खेलने में भी अच्छा हो, वो बैडमिंटन खेलने में भी अच्छा हो। तो विकास बहुआयामी होता है। बहुत सी मतलब बहनें होंगी वो मेहंदी लगाने में अच्छी होती हैं, तो मेहंदी मतलब आर्ट कला ये सभी बहुआयामी होता है। विकास एक क्षेत्र में नहीं होता, बहुआयाम होते हैं उसके। विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो विकास पर वंश का और वातावरण का। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं मतलब समझा देता हूं। भाई तुम्हारे पापा हैं, ठीक है, तो अगर जिस प्रकार की उनकी लक्षण होंगे, जिस प्रकार की आदतें होंगी और जिस प्रकार के मतलब उनके शारीरिक ढांचा होगा, वैसे ही आपका शारीरिक ढांचा होगा। तो ये आपका विकास वंश पर आपके निर्भर कर गया। दूसरा है वातावरण। तुम अपने रहने मतलब आसपास रहने वाले 5 लोगों का तुम क्या हो, औसत हो। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। मेरे से अंग्रेजी ज़्यादा आती नहीं, मैं हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट हूँ, तो कहीं दिक्कत हो जाए तो भाई उसके लिए माफ़ कर देना। तो मतलब तुम्हारे वातावरण में तुम्हारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, जिनसे तुम बात कर रहे हो और जिनसे तुम्हारी मित्रता है, उन्हीं लोगों का तुम्हारे विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अगर वो लोग मतलब टीचिंग मतलब डीएलएड करना चाह रहे हैं तो तुम्हें डीएलएड करना मतलब ये मान लो कंपलसरी हो जाएगा। ये होता है, ये प्रभाव पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब विकास की पहली अवस्था को समझ लेते हैं। इसी प्रकार के विकास मतलब इसी प्रकार से हम विकास की तीनों अवस्थाओं को समझेंगे। पहली अवस्था है शैशवावस्था, यानी कि शैशवा, यहाँ पे शैश को आप ये नहीं मानना कोई किसी की सास है, भाई सास नहीं है। शैशवा का मतलब यहाँ पे शिशु की अवस्था। जब बालक जन्म लेता है, किसी ने तुमने जन्म लिया, ठीक है, तो जन्म लिया तो तुम 0 साल के थे, 0 साल से 6 साल तक के बीच की जो अवस्था है उसको ही हम शैशवावस्था कहते हैं। इसे सीखने का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। इस समय हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस समय हमारा दिमाग है ना, ये मान लो कि आइंस्टीन की तरह चलता है। तो आयु सीमा क्या रहती है, 0 से 6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की अब विशेषताओं को जान लेते हैं। तो शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। पहली है तीव्र शारीरिक विकास। इस अवस्था में बालक का वजन एवं लंबाई तेजी से बढ़ती है। भाई तुम शैशवावस्था में हो, तुमने देखा होगा बच्चा बिल्कुल चूजा बरोबर होता है, मतलब चुखरवा रहता है ना, जितना चूहा उतना होता है। और 6 साल तक तुम देख लो कि भाई वो गाय के बछड़े बरोबर हो जाता है। तो ये मान सकते हो। तो इसको ही हम शैशवावस्था की पहली मतलब तीव्र शारीरिक विकास होता है। दूसरा है अनुकरण की प्रवृत्ति। तो बच्चों में बहुत ही ज्यादा अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, यानी कि नकल करने की प्रवृत्ति होती है। अब नकल का मतलब ये नहीं कि जो तुम लोग करोगे, भाई तुम्हें नकल नहीं करनी। नकल का मतलब क्या होता है, अनुकरण मतलब होता है दोहराना। जैसे तुमने कहा ए तो बच्चा भी बोलेगा ए, तुमने कहा बी बच्चा भी बोलेगा बी। बच्चे के सामने मतलब अच्छे से तुम पेश आओगे ना, तो वो अच्छे से तुम्हारे सामने भी पेश आएगा। बच्चों से ज़्यादा दबंगियाई नहीं करना, ठीक है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति, बालक अपने माता पिता एवं शिक्षकों का अनुकरण करता है। तो याद रखना, जो बच्चा होता है वो अपने मम्मी पापा का, जैसे मम्मी पापा होंगे जैसी मतलब उनको शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा की यानी कि तुम जो टीचर आगे बनने वाले हो, तो इनकी नकल करता है, अनुकरण करता है। तो तुम यदि अच्छे हो, एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, तुम्हारा जो सबसे लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ है वो है चरित्र, और दूसरी बेस्ट चीज़ है वो है व्यक्तित्व। ये दोनों चीज़ें टीचिंग लाइन में तुम लोग जा रहे हो, तुम्हारा चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। हो सकता है कि तुमने पास्ट लाइफ में कुछ गलतियां की हो, लेकिन उन गलतियों से उभर कर अब तुम बिल्कुल आज ये कसम खा लो कि आज से मैं एक प्रकार से अपने चरित्र पर बहुत विशेष ध्यान दूंगा और अपने व्यक्तित्व पर। यदि तुम्हारा चरित्र बेस्ट है तो तुम्हारे द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं वह देश में बहुत ज़्यादा मतलब देश की उन्नति करेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। एक प्रकार से आप ये मान लो कि चरित्र ही मतलब चित्र पे नहीं भाई, चरित्र पे ध्यान दो, ठीक है। और दूसरा है व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व को सुधारो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है जिज्ञासा की अधिकता। जी हाँ दोस्तों, बालक प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना चाहता है। जैसे मेरा एक भतीजा है, ठीक है, और मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो फिर वहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चे
अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बच्चे के सामने कोई नई चीज़ रख दो तो बच्चे कहेंगे ये क्या है, मतलब उस चीज़ के संबंध में वो कई प्रश्न पूछते हैं। तो प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना चाहता है और बच्चों के मन में जिज्ञासा की अधिकता होती है। अब शैशवावस्था की चौथी जो विशेषता है वो है कल्पनाशीलता। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चा है उसमें कल्पना शक्ति अत्यधिक विकसित होती है, मतलब बच्चा कुछ भी कल्पित कर सकता है, कुछ भी कल्पना कर सकता है। इमेजिनेशन की पावर बहुत ही ज़्यादा विकसित होती है। अगला पॉइंट है भाषा विकास। बालक बोलना, सुनना, समझना ये सीखता है। तो ये बात मान लो कि इस अवस्था में, शैशवावस्था में बालक जो रहता है, बच्चा जो रहता है, वह बोलना सीखता है, सुनना, समझना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे तुतलाते क्यों हैं, तुतलाने की मतलब क्या अवस्थाएं होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे की क्लासों में पूरा बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सीखते हैं। छठवां पॉइंट है भावनात्मक निर्भरता। तो जो बच्चा रहता है, बालक रहता है, वो अपनी मम्मी पापा पर, खासकर मम्मी पर बहुत अधिक निर्भर रहता है इस समय पे शैशवावस्था में। तो बालक की जो भावनात्मक निर्भरता रहती है वह माता पिता पर अधिक निर्भर रहता है बालक। अब बात करते हैं शैशवावस्था की शैक्षिक महत्व की। मतलब शैशवावस्था में जो शैक्षिक महत्व है, उस समय पे शिक्षण देना चाहिए, उसके क्या महत्व हैं, आइए उसे अपन समझ लेते हैं। पहला तो देखिए पॉइंट है, सीखने की नींव इसी अवस्था में पड़ती है। अगर तुमने शैशवावस्था में सीखने की नींव अच्छी मजबूत कर दी, भाई तुमने किसी घर के पिलर नींव अच्छी मजबूत कर दी तो घर अच्छा बनेगा। यानी कि बच्चे को यदि बचपन से ही अच्छी चीज़ें, अच्छे गुण सिखाए जाएं तो उसकी नींव अच्छी हो जाती है, वह एक प्रकार से सीखने की प्रवृत्ति में आ जाता है। भाषा विकास का स्वर्णिम काल होता है। शैशवावस्था भाषा विकास का स्वर्णिम काल होता है। इस समय पे ये मान लो, देखो इस पॉइंट को मैं डेफिनेट मतलब समझाता हूँ। देखो भाई, तुम 0 साल से 6 साल की बात कर रहे हो, ठीक है, 1 साल से 6 साल भी मान सकते हो। इस समय तुम अपने बच्चे को, जो तुमने भारत में जन्मा है, ठीक है, इसको भेज दो तुम जापान। तुम्हारा कोई सगा रिश्तेदार जापान में रहता होगा, ठीक है। यदि ये जापान जाएगा ना तो 6 साल के बाद वो बंदा जापानी बोलेगा, वो बच्चा, ठीक है। यहाँ पे ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस समय पे भाषा जो है, भाषा विकास का स्वर्णिम काल होता है। बच्चा कोई भी भाषा सीख सकता है। अच्छे संस्कार विकसित किए जा सकते हैं। तो इस एज में, शैशवावस्था में अच्छे संस्कार विकसित किए जा सकते हैं। सामाजिक व्यवहार की शुरुआत होती है और सामाजिक व्यवहार की भी मतलब एक बेसिक शुरुआत हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था की, जो कि विकास की दूसरी अवस्था है, वो है बाल्यावस्था। जी हाँ दोस्तों, अब बाल्यावस्था पर आ गए अपन। जो शैशवावस्था थी वो समाप्त होती है 0 से 6 साल की अवस्था। बाल्यावस्था 6 से 12। तो ये तो भाई तुम्हें दुनिया पढ़नी है। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18, तीनों अवस्थाएं खत्म। तो बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। इसे विद्यालय आयु और आदर्श अवस्था भी कहते हैं। तो अब देखना, तुम विद्यालय आयु क्यों कहते हैं, क्योंकि 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष में आप ये मान लो कि बच्चे का दाखिला हो जाता है, तो इसलिए इसे विद्यालय आयु एवं आदर्श अवस्था कहते हैं। तो 6 वर्ष से बच्चा विद्यालय में प्रवेश कर लेता है और इसलिए इसे विद्यालय आयु एवं आदर्श अवस्था कहते हैं। आयु सीमा 6 से 12 वर्ष। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं की। तो बाल्यावस्था में क्या होता है, इसमें एक प्रकार से विद्यालय जीवन की शुरुआत होती है। तो बाल्यावस्था में सबसे पहले तो विद्यालय जीवन जो है उसकी शुरुआत होती है। बालक औपचारिक शिक्षा जो है, अरे यार ये क्या हो गया भाई 1 मिनट रुकना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये बैटरी जो है, तुम्हारे जो सर हैं उनकी जो, अरे भाई क्या 1 सेकेंड रुकना भाई, थोड़ी सी तकनीकी खामी है, उसके लिए मैं बहुत ही तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। अच्छा, वहीं पे आ गए हैं, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मतलब क्षमा मांगता हूँ आप सभी लोगों से। अरे यार क्या हो रहा है ये। चलिए दोस्तों, मतलब थोड़ा सा ब्रेक भी जरूरी है। तो बाल्यावस्था की विशेषताओं की यदि बात करें, अरे यार क्या, हाँ, बाल्यावस्था की विशेषताओं की, तो विद्यालय जीवन की शुरुआत हो जाती है। बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में तुम विद्यालय यानी कि स्कूल चले जाते हो, ठीक है। तो स्कूल जीवन की शुरुआत हो गई। बालक औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। तो इस समय पे अब बच्चा जो है वह औपचारिक जो शिक्षा होती है वह ग्रहण करता है।
सामाजिकता का विकास होता है इस अवस्था में, मित्रों एवं समूहों में रुचि बढ़ती है। तो आप ये मान लो कि आप मेरे तो मतलब 6वीं से ही दोस्त बन गए थे, फिर मेरे 6वीं के मतलब 6वीं नहीं पहली से, अरे भाई 6 साल बोलना था, पहले से ही मेरे दोस्त बन गए थे। और आज तो मेरे मतलब इतने मान लो कि बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्तों की संख्या अनलिमिटेड है। सामाजिकता का विकास होता है इस अवस्था में। नंबर 3, तार्किक सोच का विकास होता है। बालक कारण एवं जो परिणाम है उसको समझने लगता है कि भाई ये परिणाम क्यों आया, इसका कारण ये था। तो एक प्रकार से तार्किक जो सोच होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, उसका विकास होता है। बाल्यावस्था की चौथी विशेषता है आत्मनिर्भरता। तो बच्चा धीरे धीरे अपने कार्य स्वयं करने का प्रयास करता है, ठीक है, धीरे धीरे वो अपने काम स्वयं करता है। जैसे कि बैग, जो बच्चा छोटा रहेगा वो उसका जो बैग रहेगा उसमें अपनी किताबें रखने लगता है, मतलब इस प्रकार से अपने काम स्वयं करने लगता है। अनुशासनीयता, बच्चे में स्कूल जाता है तो अनुशासन का मतलब ये मान लो कि नियमों का पालन करना सीख जाता है, अनुशासन में रहता है। नंबर 6, नैतिक विकास। अच्छे और बुरे का ज्ञान विकसित होता है। इस समय पे बच्चे को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाती हैं, तो आप भी ऐसे करना कि बच्चे को कहानी के माध्यम से यदि सिखाओगे तो बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या बुरा है, ये सारा ज्ञान बच्चे में विकसित होने लगता है। तो आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। ये मेरी गुरु दक्षिणा है, ये मतलब ये करना है। क्यों करना है भाई, देखो मैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल पढ़ा के निकल जाऊंगा। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं पीडीएफ, ये डीएलएड रहता है ना, इसकी पीडीएफ वगैरह बेचते हैं और 500-500 रुपये या 1000-1000 रुपये भाई आपसे लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ भाई, मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फ्री पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, और मैं आपसे बिल्कुल भी रुपया नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि भाई जो इंसान डीएड में पहले से ही 40-80 हज़ार रुपये साल भर का दे रहा है, मतलब 1 लाख रुपये पूरा डीएलएड कोर्स का दे रहा है, उससे क्यों अलग से कुछ पैसा लिया जाए। और भाई तुम लोग मेरे भाई हो, ठीक है, मतलब तुम सभी लोग ये मान लो कि मेरे अपने हो, तो ये मान लो कि भाई इसलिए मैं कोई भी पीडीएफ का कोई भी पैसा चार्ज नहीं करूंगा, मतलब यहाँ पे ना कर रहा हूँ ना करूंगा, ये मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाद में भली मैं बड़ा बड़ा आदमी बन जाऊँ तो भली तुम लोग मतलब तुम लोग बड़े आदमी बन जाओ और मैं भी बन जाऊँ, तो भाई मेरे की यदि गरीब हालत में रहूँगा तो तुम लोगों की नौकरी लग जाएगी, तो तुम लोग दे देना भाई 5-5 हज़ार रुपये सभी लोग मिल के, ठीक है। बाकी ये तो मजाक वाली बात हो गई। आइए बाल्यावस्था का शैक्षिक महत्व जानते हैं। तो बाल्यावस्था का शैक्षिक महत्व, अध्ययन की आदत विकसित होती है। इस अवस्था में अध्ययन की आदत जो है वह विकसित होती है। सामाजिक गुणों का विकास होता है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है और नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। तो सामाजिक गुणों का विकास, नेतृत्व क्षमता क्या कहलाती है इसको जान लेते हैं। नेतृत्व यानी कि लीडर बनना, भाई तुम 4 लोगों को चला रहे हो, तुम 4 लोगों का नेतृत्व कर रहे हो, ठीक है, ये क्षमता विकसित होती है। तो बाल्यावस्था को ही आदर्श अवस्था कहा गया है, याद रखना, बाल्यावस्था इज इक्वल टू आदर्श अवस्था। तो ठीक है, बाल्यावस्था क्या है, आदर्श अवस्था है। तो इसके बाद विकास की तीसरी अवस्था आ जाती है जो कि है किशोरावस्था, ठीक है। तुम लोग किशोरावस्था में तो नहीं हो, तुम लोग तो अभी प्रौढ़ावस्था में आ गए, ठीक है, प्रौढ़ा बुढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आ गए हो तुम लोग। तो किशोरावस्था का अर्थ है 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। इसे संक्रमण काल एवं तूफान और तनाव का काल भी कहते हैं। तो याद रखना, किशोरावस्था को संक्रमण काल, तूफान और तनाव का काल भी कहा जाता है और इसकी आयु सीमा 12 से 18 वर्ष है। अब मजा देखना, किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या है, क्योंकि मजा तो इसी में है किशोरावस्था में, क्योंकि इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आइए जानते हैं। पहला है तीव्र शारीरिक परिवर्तन। तो ये तो भाई तुम्हें मतलब ये मान लो कि शैशवावस्था थी, बाल्यावस्था थी, किशोरावस्था, तीनों में शारीरिक परिवर्तन तो होता ही है। इसमें ऊंचाई, वजन, शरीर में तीव्र परिवर्तन आते हैं। दूसरा है संवेगात्मक अस्थिरता। इसमें भावनाओं का उतार चढ़ाव अधिक होता है, ठीक है। ये लगभग हो जाता है ना किसी को 10वीं 12वीं में, जो बच्चे निब्बा निब्बी रहते हैं, तो ये भावनाओं का उतार चढ़ाव ही है, ठीक है। बहुत मतलब ये मान लो कि गुस्सा आता है इस एज में, बहुत ज़्यादा किसी पर प्रेम आता है, किसी पर गुस्सा आता है, तो ये आता है, ठीक है। संवेगात्मक अस्थिरता रहती है। अरे मेरे से भी बोलते, संवेगात्मक अस्थिरता रहती है। नंबर 3 है स्वतंत्रता की इच्छा। तो इस अवस्था में बच्चा कहता है कि भाई मेरे को स्वतंत्रता, आई नीड इंडिपेंडेंस, ठीक है, मतलब मेरे को लिबर्टी, आई नीड लिबर्टी, मेरे को स्वतंत्रता की इच्छा होती है।
किशोर स्वतंत्र निर्णय लेना चाहता है। तो इस अवस्था में किशोर जो रहते हैं वो स्वतंत्र निर्णय लेना चाहते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं की बात करें तो इसमें आत्मसम्मान की भावना, ठीक है, आत्मसम्मान की भावना किशोरावस्था में आती है। स्वयं के व्यक्तित्व के प्रति जागरूकता बढ़ती है कि भाई मेरे को सफाई से रहना है, मेरे को अच्छे ड्रेस सेंस होना चाहिए, मेरे अच्छे कपड़े होने चाहिए। नंबर 5, मित्र समूह का प्रभाव। इस अवस्था में मित्रों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। देखना, अच्छे मित्र चुनना, जैसी संगत वैसी रंगत। नंबर 6, कल्पनाशीलता एवं आदर्शवाद। तो किशोर ऊंचे आदर्शों सपनों की ओर आकर्षित होते हैं। तो मैं भी मतलब ये मान लूँ कि किशोरावस्था में अपन सोचते हैं कि भाई कलेक्टर बनेंगे, और कलेक्टर जब अपन थोड़ी और आगे बढ़ते हैं तो कलेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो भाई कलेक्टर बन जाते हैं। तो ये मान लो कि ऊंचे आदर्श और सपनों की ओर आकर्षित होते हैं। किशोरावस्था की समस्याएं आइए जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किशोरावस्था की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो पहली समस्या है तनाव और चिंता। अब बच्चे में तनाव और चिंता एक प्रकार से आने लगती है। दूसरा है पहचान और संकट। इसमें अपनी क्या पहचान है उसका संकट, मतलब पहचान का संकट है, वह एक प्रकार से झलमलाने लगता है या दिखने लगता है। नंबर 3 है अनुशासनहीनता। जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो वो अनुशासन को कम करने लगता है, मतलब अनुशासन कम होने लगता है। तो अनुशासनहीनता भी हमें दिखाई देती है। अगला पॉइंट है भावनात्मक असंतुलन। जी हाँ दोस्तों, किशोरावस्था में जो अपने जो भावनात्मक इमोशन रहते हैं वो ऊपर नीचे जाते रहते हैं। कभी ये इमोशन आ गया, कभी रो लिया, कभी हंस लिया, कभी किसी को मार दिया, मतलब कभी किसी से लड़ाई हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें किशोरावस्था में आती रहती हैं। नशे की प्रवृत्ति। इस अवस्था में नशे की प्रवृत्ति, आजकल तो मतलब नए नए लड़के हैं, ये मान लो कि 16-17 साल के, अब ससुरे ये मान लो कि अच्छे से उन पे पैंट पहनते नहीं बनता, लेकिन सिगरेट पी रहे हैं साले। तो ये नशे की मतलब ये यही तो है नशे की प्रवृत्ति। यदि हम फाउंडेशन, इसलिए तुम लोगों से मैं कहता हूँ कि बच्चों को, यदि बच्चों को अच्छे संस्कार दो तो आगे चल के वो नशे की प्रवृत्ति में नहीं जाएंगे और हमारे देश का विकास होगा। और इसके बाद है गलत संगति। जी हाँ दोस्तों, बहुत से मतलब इस अवस्था में गलत संगति होना, ये मतलब ये मान लो कि आजकल तो आम बात हो गई है कि बहुत से लोग गलत लोगों की ही संगत चुनते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि उस समय पे फायदा इनको ऐसे लगता है, क्षणिक फायदे के लिए ये जीवन भर का नुकसान कर लेते हैं, ये मान लो। किशोरावस्था का शैक्षिक महत्व क्या है? उस समय पे मतलब किशोरावस्था जो है उस समय पे पढ़ाई का क्या महत्व है? व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण काल कहलाता है, इसलिए किशोरावस्था का शैक्षिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास होता है। कैरियर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नैतिक शिक्षा का महत्व होता है। नैतिक क्षमता विकसित की जा सकती है इस समय पे, नैतिक नहीं नेतृत्व क्षमता। एक तो देखो नैतिक गुण विकसित किए जा सकते हैं, नैतिक शिक्षा बढ़ाई जा सकती है, और नेतृत्व की क्षमता भी विकसित की जा सकती है। जीवन कौशल शिक्षा आवश्यक होती है, मतलब जीवन में कौशल शिक्षाएं जो रहती है, कौशल विकास आप लोगों ने सुना होगा, तो वह शिक्षा भी एक प्रकार से आवश्यक होती है। शिक्षक की भूमिका क्या रहती है, आइए जान लेते हैं इस टॉपिक को कि शिक्षक की क्या भूमिका है। तो बालक की रुचियों को समझना। पहली बात तो तुम्हें किसी पे थोपना नहीं है कि तुम्हें यही करना है। बालक में जो इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हर बच्चा एक सा नहीं होता, उसकी जो भी रुचि रहेगी उसकी रुचि को तुम्हें समझना होगा, ठीक है। प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार करना। प्रेम से आप, प्रेम का एक तो प्रेम होना चाहिए आपको सभी बच्चों के साथ, और सहानुभूति, सह अनुभूति, उनकी जो अंदर की जो भावना है उनको समझो, उनको अनुभूत करो, यही तो सहानुभूति है, और उसी का व्यवहार आप लोगों को करना है। उचित मार्गदर्शन प्रदान करना। आपको बच्चों के साथ उचित मार्गदर्शन, अच्छे सही तरीके से मार्गदर्शित करना है बच्चों को, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें प्रेम से सहानुभूति के साथ आपको बच्चों को सिखानी है। सकारात्मक वातावरण बनाना। आपको बच्चों के सामने मतलब बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना। आपको बच्चों के लिए व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उसका सम्मान करें। कोई बच्चा भाई जिसका कम दिमाग चलता है, किसी का ज़्यादा है आईक्यू लेवल, तो भाई सबका सम्मान करो। बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। और बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, केवल ऐसा नहीं कि केवल तुम बौद्धिक विकास पढ़ाई बस करवा दी, भाई सभी चीज़ जरूरी है। तो शारीरिक, मानसिक, ठीक है, आध्यात्मिक, ये तीनों विकास हैं वह आपको करवाने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो इकाई यूनिट 1 है वह समाप्त होती है। आई होप दोस्तों यहाँ पे देखना, अभी यूनिट 1 समाप्त हुई है। ये परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं,
कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको मतलब ये मान लो इनके आंसर आपको कमेंट में लिख सकते हो कि बाल विकास का अर्थ क्या है, वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, शैशवावस्था की आयु सीमा बताइए, किशोरावस्था को संक्रमण काल क्यों कहते हैं। इन सारे मतलब इनके आंसर आपको लिखने हैं। ये आपके लिए मतलब वो है, क्या बोलते हैं यार, होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर अब स्मरण सूत्र भी दिया गया है, ठीक है। स्मरण शैशव यानी कि नींव इसमें लगती है, बाल्य यानी कि इसमें निर्माण होता है, और किशोरावस्था में क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अब हमारी पहली क्लास समाप्त होती है। आई होप दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्लास डीएलएड की जो पहली क्लास है वह समाप्त हो गई है। मतलब यार आप लोगों को यहाँ तक यदि आप लोगों ने इस क्लास को देखा है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि क्या कहूँ। बाकी दोस्तों याद रखना, मतलब इतना डिटेल में पढ़ा दूंगा ना, इतना बेहतरीन तरीके से, डिटेल की बात नहीं है, 8 से 10 क्लासों में ये पूरा का पूरा पेपर है मैं कंप्लीट करवा दूंगा। 8-10 इकाइयाँ हैं ना इसमें, तो 10 वीडियो में 30-30 मिनट की 10 वीडियो में तुम्हारा पेपर खत्म, पेपर 1 खत्म। तो मतलब तुम मान लो कि मजा ही का मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ यार, जब तुम डीएड के एडमिशन में 1 लाख रुपये दे सकती हो तो भाई यहाँ पे कमेंट में थैंक यू बोलने में क्या जाता है। तो थैंक यू जरूर लिख देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।